हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा हूं, अर्थात महत्वपूर्ण टॉपिकों को उससे रिलेटेड आज हम लोग जीएस 2 के अंतर्गत इकोनॉमिक सेक्शन से एक संभावित लॉन्ग क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर अच्छे से कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक। देखिए, विकसित भारत औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में क्या क्या उपाय किया जा रहा है, विवेचना करें। औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में संभावित चुनौतियों एवं उसके समाधान पर प्रकाश डालें। अब देखिए, इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप भूमिका बताएंगे और फिर औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किया जा रहा है उसको आप बताएंगे। और उसके बाद फिर इस औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अर्थात इसके मार्ग में कौन कौन सा चुनौतियां आ रही है उसको दिखाएंगे। और फिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या समाधान हो सकता है, अर्थात क्या सुझाव हो सकता है, उसको बताएंगे। और फिर इसका एक बेस्ट निष्कर्ष दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं जहां पर आपको पीडीएफ मिल सकेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आप भूमिका देंगे एक बेस्ट। तो देखिए, भूमिका में क्या लिखेंगे। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, औद्योगिकीकरण किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होता है। इससे क्या होता है? इससे रोजगार का अवसर बढ़ता है, इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। और जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो क्या होगा? निर्यात को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। तो इससे एक राष्ट्र सशक्त होकर उभरेगा। फिर आप लिखेंगे, उद्योग न केवल आर्थिक विकास को गति देते हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं। सरकार औद्योगिकीकरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजना जैसी नीतियां लागू कर रही है। हालांकि औद्योगिकीकरण की राह में कई चुनौतियां भी हैं जिससे निपटने के लिए ठोस उपाय आवश्यक है। दोस्तों, औद्योगिकीकरण के मार्ग में जो चुनौतियां हैं उसका समाधान बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी एक राष्ट्र को मतलब आप एक सशक्त औद्योगिकीकरण के मार्ग पर ले जा सकते हैं और तभी उसको आप एक विकसित राष्ट्र भी बना सकते हैं। इसीलिए इन बाधाओं को दूर किए बिना उद्योगों का सतत विकास संभव नहीं होगा। और जब यह संभव नहीं होगा तो क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए इन चुनौतियों को निपटने के लिए एक ठोस उपाय आवश्यक है। आपका यह भूमिका हो गया। अब हम लोग इसके मुख्य बिंदुओं को मतलब विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब क्या लिखेंगे। विकसित विकसित भारत के औद्योगिकीकरण के उपायों को निम्न रूप में देख सकते हैं। पहले औद्योगिकीकरण के क्या गवर्नमेंट इसके लिए उपाय कर रही है इसको देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब इसके तहत देखिए, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए यह पहल शुरू की गई, जिससे विनिर्माण क्षेत्र को गति मिली है। अब देखिए, सरकार जो भी मतलब योजनाएं लागू कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं भारत को एक प्रकार से सशक्त राष्ट्र के रूप में उभारना। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़े पैमाने पर इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में एक प्रकार से अहम योगदान दे सकता है। जबकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? देश को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय उद्योगों को सशक्त करना है। यदि इन अभियानों को बेहतर तरीके से मतलब किया जाए और इसको सही तरीके से मतलब क्या बोलते हैं, सही तरीके से इसको स्थापित कर दिया जाए तो इससे क्या होगा? इन अभियानों से विदेशी निवेश को आकर्षित करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना तथा रोजगार सृजन में इससे बहुत हद तक मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पीएलआई योजना। अब चलिए इसको देखते हैं। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्सटाइल उद्योगों को उत्पादन के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिला है। अब देखिए, पीएलआई योजना क्या है? देखिए, पीएलआई योजना उन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है जो अपने उत्पादन को बढ़ाती है। कौन प्रोत्साहन देती है? गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों? घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करना तथा आयात पर निर्भरता कम करना। और कहीं ना कहीं इसका एक मेन मकसद यह भी है कि निर्यात को बड़े पैमाने पर बढ़ाना। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहन।
अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना के तहत नए उद्यमियों और छोटे उद्योगों को सस्ते ऋण और सरकारी समर्थन मिल रहा है। क्योंकि दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सशक्त होगा। आप इसको ऐसे समझिए, भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना को मतलब लागू किया गया है। अब देखिए स्टार्टअप्स में क्या किया जाता है, वह स्टार्टअप के तहत वित्तीय सहायता, नवाचार के लिए एक प्रकार से उनको अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। जबकि मुद्रा योजना के तहत क्या किया जाता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को सस्ते ऋण दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे विकसित हो सकें और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, बुनियादी ढांचे का विकास। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसके तहत क्या लिखना होगा, गति शक्ति योजना के तहत हाईवे, रेलवे, बंदरगाह और बिजली आपूर्ति को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे उद्योगों को लाभ मिल रहा है। अब देखिए गति शक्ति योजना क्या है, गति शक्ति योजना एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका क्या उद्देश्य है, विभिन्न बुनियादी संरचना अर्थात जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं चल रही है उसको एकीकृत करना इसका उद्देश्य है। यह योजना लॉजिस्टिक्स में क्या करेगा, सुधार करके औद्योगिकीकरण और व्यापारिक गतिविधियों को गति देगा अर्थात उसको बढ़ावा देगा। इससे क्या होगा, इससे परिवहन लागत कम होगी, आपूर्ति श्रृंखला क्या होगा, मजबूत होगा और इससे औद्योगिक उत्पादन अधिक कुशल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब देखिए डिजिटल इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से उद्योगों को अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, डिजिटल इंडिया अभियानों के तहत क्या किया जा रहा है, उद्योगों को आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन से जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्पादों का लागत घटे और जब उत्पादों का लागत घटेगा और कार्य क्षमता बढ़ेगा तो क्या होगा, उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा होगा, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और तब उसको हम बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देश के औद्योगिकीकरण में बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब मिलेगा। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। साथ ही आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, इन सबों का उपयोग जब ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा जिससे पर्यावरण के अनुकूल बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार। अब देखिए इसके तहत क्या किया जा रहा है, निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का उद्देश्य क्या है, व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना, यह तो बात आपको पता है। और जब कोई भी मतलब रूल्स मतलब प्रक्रिया जो है वो सरल और पारदर्शी हो जाएगी तो क्या होगा, इससे निवेशकों को बेहतर वातावरण मिलेगा और जब उनको बेहतर वातावरण मिलेगा तो क्या होगा, वे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब वे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ अनेक उद्योग स्थापित होगा, तो कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, अब इतना हम लोग मतलब क्या क्या मतलब किया गया यह बता दिए। अब इसके मार्ग में हम लोग चुनौतियां बताएंगे और चुनौतियां के नीचे ही समाधान बता देंगे। जैसे पहला चुनौती बताएंगे उसके नीचे समाधान बता देंगे, सेकंड चुनौती बताएंगे फिर उसके नीचे समाधान बता देंगे। आंसर लिखने का सबसे यह बेस्ट तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जहाँ पे चुनौतियों में समाधान को एक साथ पूछे। तो देखिए क्या लिखेंगे, औद्योगिकीकरण की संभावित चुनौतियों एवं समाधान को निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ऊर्जा संकट। अब देखिए ऊर्जा संकट में क्या बताएंगे आप, बढ़ते उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली की जरूरत है लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता एक प्रकार से बड़ी समस्या बन रही है। अब देखिए कैसे, औद्योगिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है लेकिन हमारा जो देश है मतलब भारत अभी भी आप देखेंगे कोयला, तेल, गैस पर निर्भरता बहुत बड़े पैमाने पर मतलब रखती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का यहाँ क्या है, उपयोग बहुत ही लिमिट है। आप देखेंगे यहाँ ऊर्जा की कमी, बिजली कटौती जैसी समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो इससे क्या होगा, उद्योगों की वृद्धि में बाधा पड़ेगा और बाधा पड़ेगा तो उद्योग सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, तो चलिए समाधान देखते हैं। सौर, पवन और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए, बढ़ाया ही नहीं जाए, बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। अब देखिए इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या अनेक जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं यदि उनको बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा, मतलब अपने देश में एक प्रकार से बिजली की समस्याएं, ऊर्जा की समस्याएं दूर हो जाएगी। और जब उद्योगों को बड़े पैमाने पर ऊर्जा को मतलब सप्लाई किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उद्योग बड़े पैमाने पर डेवलप होंगे। सेकेंड पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण। अब देखिए औद्योगिकीकरण से जल, वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ सकता है। अब देखिए इससे कैसे मतलब
प्रदूषण मतलब बढ़ सकता है। तो देखिए उद्योगों से निकलने वाला धुआं क्या करेगा, वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन तेज हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन तो हो ही रही है और ज्यादा तेज होगा। साथ ही आप देखेंगे रासायनिक अपशिष्ट या औद्योगिक कचरा मिट्टी और जल स्रोतों को क्या करती है, बड़े पैमाने पर दूषित करती है, जिससे कृषि और मानव स्वास्थ्य क्या होता है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह एक बड़ी समस्या है। अब इसके लिए समाधान क्या हो सकता है, तो चलिए इसको देखते हैं। सख्त पर्यावरण कानून लागू कर ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। अब देखिए हरित उद्योगों अर्थात ग्रीन टेक्नोलॉजी उद्योगों को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा को उपयोगों को बढ़ावा देना एक प्रकार से बहुत मतलब बेहतर होगा। प्रदूषण नियंत्रण जो मानक है उसको सख्ती से लागू करना और उद्योगों के लिए जो अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है उसको अनिवार्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। और एक और काम करने का प्रयास करना चाहिए, वृक्षारोपण अर्थात वृक्षारोपण और सतत विकास को बढ़ावा देकर पर्यावरण को बचाने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बताएंगे कौशल की कमी जो चुनौतियां हैं। अब देखिए हम लोग चुनौतियां भी बता रहे हैं और उसके साथ समाधान। तकनीकी उद्योगों के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या सीमित है। अब देखिए क्यों सीमित है, भारत में शिक्षा प्रणाली अभी भी पारंपरिक पाठ्यक्रमों पर आधारित है, मतलब परंपरागत जो होता है ना रट्टू प्रणाली, उसी पे आज भी मतलब चल रहा है। और वोकेशनल ट्रेनिंग अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ना यहाँ पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे कि इससे क्या होता है, इससे जो कुशल श्रमिक मतलब नहीं बन पाते हैं, और जब नहीं बन पाएगा तो उद्योगों को क्या होगा, मतलब स्किल से युक्त श्रमिक नहीं मिलेंगे, अर्थात प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या सीमित रहेगी। यह भी एक बड़ी चुनौती है। अब इससे कैसे निपटेंगे, तो चलिए समाधान। स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए कैसे, अधिक से अधिक यदि प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा तो उद्योगों में क्या होगा, युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा को स्कूल और कॉलेज स्तर पर एक प्रकार से अनिवार्य करने का काम किया जाए। कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जाए। यह इसका एक बेहतर समाधान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी निर्भरता। कच्चे माल और तकनीक के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। अब देखिए भारत में कई आवश्यक कच्चे माल आप देखेंगे, जैसे लिथियम हो गया, चाहे कुछ दुर्लभ धातु हो गया, इसका काफी सीमित भंडार है, जिससे क्या होता है, जिससे हमें आयात करना पड़ता है। आप देखिएंगे कि जो अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी होती है अभी भी आप देखेंगे हमारे देश में ना विदेशों से मंगाया जाता है। क्यों, क्योंकि स्वदेशी अनुसंधान और विकास में निवेश आज भी अपेक्षाकृत कम है विकसित देशों के श्रेणी में। इससे क्या होगा, घरेलू उत्पादन के लिए आवश्यक नीतियां संसाधन एक प्रकार से पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और घरेलू उद्योग उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। तो कैसे प्रोत्साहित करेंगे, उद्योगों और जो तकनीकी संस्थान है उनको लाकर शोध को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। घरेलू कंपनियों को अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता अर्थात उनको कर में छूट भी देना चाहिए। मेक इन इंडिया के तकनीकों का उपयोग करके मतलब वैश्विक स्तर पे मतलब एक प्रकार से जब हमें प्रतिस्पर्धी खुद को बनाना होगा तो इसके लिए इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। यह इसका एक समाधान हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा निवेश की बाधाएं। अब देखिए नौकरशाही और जटिल व्यापार कानून निवेश को प्रभावित करते हैं। अब देखिए कैसे प्रभावित करते हैं, तो उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब स्वीकृतियां लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेने पड़ती है, इसमें अब अनावश्यक रूप से देरी होता है बिना काम का। आप देखेंगे यहाँ कर प्रणाली चाहे व्यापार कानून में जो जटिलता है वो क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का काम करती है। आप देखेंगे पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार के कारण व्यवसाय शुरू करने से पहले ही व्यापार करने वाला भाग जाता है। तो यह एक प्रकार से बहुत बड़ी मतलब चुनौती है। अब इसको समाधान कैसे किया जाए, तो चलिए समाधान को देखते हैं। व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, तो देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करिए ताकि उद्योगों को आवश्यक रूप से मतलब क्या बोलते हैं देर न हो, उनको स्वीकृतियां जल्दी मिल जाए। डिजिटल सिस्टम और ई गवर्नेंस को अपनाकर व्यापार में कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने का प्रयास करना चाहिए। और जो अपना टैक्स सिस्टम है ना अर्थात कर प्रणाली उसको सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी अनुचित तरीके का नियम है मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है उसको हटाकर प्रक्रिया को ना काफी सरल बना दिया जाए। यह इसका एक समाधान हो सकता है। दोस्तों हमने चुनौतियां भी देख लिया और इसका समाधान भी देख लिया। अब इसका एक बेस्ट निष्कर्ष हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष। और निष्कर्षतः आप यहाँ लिख लेंगे, आप यहाँ निष्कर्षतः लिख लेंगे
निष्कर्षतः औद्योगिकीकरण भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रमुख आधार है। हालांकि चुनौतियों का समाधान निकालकर औद्योगिक विकास को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि भारत सही रणनीतियां अपनाए तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार हो सकता है। अर्थात भारत में औद्योगिक विकास की जो मतलब संभावनाएं हैं वो असीम हैं, लेकिन इन चुनौतियों को सही तरीके से यदि मतलब समाप्त कर दिया जाए, अर्थात बाधाओं को दूर कर दिया जाए, तो हमारा देश एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकता है। अर्थात विकसित भारत को जो हमारा सपना है वह 2047 तक पूरा हो सकता है। दोस्तों, हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लिया और आप इसे देखकर समझने का प्रयास करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और नेक्स्ट शाम में मैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉलिटी का लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।